नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस जीके के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को भी अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ में है तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 6, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जमुना, पद्मा, सांगपो और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। इससे क्या होता है कि आपको जो है याद करने में और ज़्यादा मजबूती मिलती है, यानी कि आपका जो मेमोरी है और ज़्यादा शार्प हो जाता है। ठीक है, बाकी आंसर तो आपको बाद में पता ही चल जाता है। फिलहाल आप लोग उसको टाइप जरूर किया कीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में या फिर कॉपी में, कहीं पर भी इसको लिखा करिए। ठीक है, चलिए, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को सही मान रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है पद्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर में सीसा का संचय किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? सीसा का संचय। ठीक है, लेड, पीबी। ओके, ये हमारे बॉडी में जब अधिक मात्रा में पहुंचता है, धीरे धीरे करके पहुंचता रहता है, और जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए बताइए, कमेंट करिए दोस्तों जी। अब इसका राइट आंसर अगर आप ए मान रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है वृक्क को। किसको? वृक्क को, यानी कि किडनी को। ये किडनी को अफेक्ट करता है, उसमें डिसऑर्डर उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी अधिकता से दांतों का क्षय होता है? डीके ऑफ टूथ किसके वजह से होता है? यहाँ पे ऑप्शन है 4, फास्फोरस, कैल्शियम, फ्लोराइड, आयरन। ठीक है, किसकी कमी से होता है, मतलब किसकी अधिकता से होता है? ठीक है, यहाँ पे कमी नहीं, अधिकता से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ में है तो बिल्कुल सही आंसर है फ्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को हमने क्या कर लिया? टिक कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मानव ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ठीक है, तो इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है दोस्तों, और इंसुलिन भी आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो ब्लड शुगर के लिए होता है। तो कौन सी मानव ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, एक फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों हमको बताना है कि कौन सी मानव ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो इसका सही आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ में तो सही है, अग्नाशय। ठीक है, इसको हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मानव शरीर में पारे के संचय से होने वाली बीमारी है? ठीक है, तो पारे की वजह से, HG। ठीक है, ये हमारे क्या नाम, जल में घुलित अवस्था में
भी हो सकता है, ठीक है, जल को दूषित कर देता है, ठीक है। तो पारा जो है कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है मनुष्य में, ठीक है, क्या है यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, मिनीमाटा, कैंसर, टाइफाइड और नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर, कमेंट में एक बार बताइएगा। इसका सही आंसर अगर आप ए मानते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, मिनीमाटा रोग जो है पारे के संचय से होने वाली बीमारी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, सतलुज नदी, तापी नदी, कावेरी नदी। दोस्तों नदियां ही नदियां हैं, ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ में है तो सही आंसर है, ठीक है, सतलुज नदी पर यह भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा बांध पूछा गया है, ओके। ऑप्शन है नागार्जुन सागर डैम, या बांध कह सकते हैं भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। इसका सही आंसर है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ में है तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, हीराकुंड बांध। ये जो बांध है महानदी पर बनाया गया है, ठीक है, और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, अब बड़ा बांध हमने जान लिया, अब सबसे लंबा बांध कौन सा है ये भी जान लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्त? तो बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, ठीक है। कमेंट करने का मतलब होता है कि लिखना, जब आप लिखेंगे तो याद करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, चाहे आप कॉपी पे भी लिखें तब भी, ठीक है ना। फिलहाल कमेंट करने से थोड़े हमारे वीडियो की भी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये भी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध है, ठीक है, महानदी पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब देखिए, सबसे लंबा बांध हो गया, सबसे बड़ा बांध हो गया, ये ये दोनों ही प्रश्नों का एक ही आंसर है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न जो है वो पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऊंचाई के हिसाब से बताना है आपको। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, ठीक है, और किस नदी पर बनाई गई है? तो ये भागीरथी नदी पर बनाई गई है, जो कि टिहरी गढ़वाल में है और उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है ये बताना है, ठीक है। एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही बार पूछे गए हैं, ठीक है, और संभावना भी बनी रहती है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इनको अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन है टिहरी बांध, कल्ला नाई बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना बांध जो है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ में हैं तो गलत है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कल्ला नाई बांध। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ये कल्ला नाई बांध जो है कहाँ पर बनाई गई है? तो कावेरी नदी पर बनाई गई है, और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ओके। चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1957 ईस्वी में। कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1957 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? ये जो फाउंडेशन है कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनता है, बार बार बना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो भारत की पहली महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है।
याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पार्टी ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के खिलाफ काला दिवस मनाया था? ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो किस पार्टी ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के खिलाफ काला दिवस मनाया था? तो वो मनाया था हिंदू महासभा ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी हिंदू महासभा की? तो 1915 में हुई थी। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के खिलाफ काला दिवस मनाया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, सूरखान और कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में अगर आप हैं तो बिल्कुल सही है, कालिदास। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। साथ ही साथ भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन भी इस चैनल पर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। सो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक किस वर्ष पहली बार प्रकाशित किया गया था? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष किया गया था पहली बार थोक मूल्य सूचकांक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस प्रश्न का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही आंसर है वो है 1902 में। ठीक है, 1902 ईस्वी में थोक मूल्य सूचकांक सबसे पहली बार क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।